प्रणाम है आप सभी को और आपका स्वागत है आज के इस शो लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब में। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले से बातचीत ये हम कर रहे हैं और एक नई डायमेंशन हमारे सामने खुलकर आ रही है। ऑल अबाउट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद हमारी लाइफ से टोटली एलिमिनेट हो गया। कब, क्यों, कैसे, ये बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैंने एमटेक किया है और इसके साथ ही एक नेचुरोपैथ के तौर पर मैं काम कर रही हूँ, क्लिनिक चलाती हूँ, गायनी नेचुरोपैथ हूँ। इसके अलावा मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत ही कम उम्र से 17-18 की थी मैं, तब से ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। 20 की एज से प्रीचर के तौर पर काम कर रही हूँ और समझती हूँ सोसाइटी की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को। नानक दुखिया सब संसार, जब मैंने इस बात को समझा तो इनके सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए, अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी किया, अलग अलग सिस्टम्स को समझा, देश विदेश में रहने का मौका मिला, अलग अलग शहरों में। तो मुझे ये समझ आया कि वी नीड सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी to eliminate all such problems from our life, from our planet, from our society. मिलना हुआ प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, हु इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड ही हैज बीन डेवलपिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि कुछ एम्बेड करके हम अपने लिए एक ऐसा वर्किंग सोल्यूशन बना पाते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग एक्ट करे, जैसे कि रोबोट्स। अब हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चाहते थे जिससे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस एम्बेड हो सके, एंड दिस वाज मेड पॉसिबल क्योंकि उन्होंने बनाया नवीन समय चक्र, जिसे एक कहते हैं डेसिमल बेस्ड टाइम सिस्टम। उसके थ्रू एक्यूरेट कैलकुलेशंस करना पॉसिबल हो पाया और जब उसमें से निकल कर आने लगे सिस्टम्स, हमारे पास आया शंख सिस्टम, जो एक टेक्नोलॉजीज का सिस्टम है जिसके थ्रू इनफाइनाइट एमिशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल हो पाया। यानी कि अगर आपकी लाइफ में एनर्जी की समस्या है, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो यू विल हैव टू यूज शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसके साथ ही निकल कर आया ज्ञान वॉच, प्राण वॉच, जिससे हम अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांस को अपने लिए प्राण बना सकते हैं, ब्रीदिंग को यूज कर सकते हैं। आज कोरोना के पैंडेमिक में हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब अश्विनी जी का मैंने पहला लेक्चर 2008 में सुना था अबाउट ब्रीदिंग, तो ये अपने आप में बिल्कुल एक नई डायमेंशन थी। तब तक मैं प्राणायाम की प्रैक्टिशनर थी, आई हैड अंडरस्टूड व्हाट प्राणायाम इज ऑल अबाउट, बट योर ब्रीदिंग कैन गिव यू एवरीथिंग यू नीड was a totally new concept which was actually put in market from Professor Ashwini जी अग्रवाल only. उन्होंने ही इस कंसेप्ट को सोसाइटी को दिया कि आपकी सांस आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप अपनी लाइफ में अटेन करना चाहते हैं। अश्विनी जी से बातचीत आज के इस प्रोग्राम में कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले बात करेंगे सांस पर। ब्रीदिंग, ये हमारा जो श्वास प्रक्रिया है, सांस लेना और छोड़ना, ये कैसे हमें सब कुछ दे पाती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि लाइफ हमारी हेल्थ पे, हमारी सोच पे, हमारी बॉडी पे एज का इम्पैक्ट न हो या मिनिमम रहे एज का इम्पैक्ट हम पे। और ये टेक्निकली पॉसिबल शायद हो सकता है थ्रू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ऐसा हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जो हमारे, प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रही थी ब्रीदिंग के बारे में, सांस के बारे में। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते थे, योगी हुए हैं, उन्होंने अपनी सांस को साधा है। साधना जो एक शब्द भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसमें ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको सांसों का बादशाह कहा जाता है। आपने सबसे पहला सांसों पर जो कंसेप्ट दिया, श्वास गति, जिसके बारे में मैंने खुद सुना है साल 2008 में। ब्रीदिंग का इतना इम्पैक्ट हमारी टोटल लाइफ, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी एनर्जी लेवल पर कैसे पड़ता है। आई मीन हाउ
इज इट दैट ब्रीदिंग इम्पैक्ट्स अस सो मच? हमें गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ी सी ब्रीदिंग करें तो वी फील रिलैक्स। हर एक प्रॉब्लम में हमें ब्रीदिंग से हेल्प मिलती है। ऐसा क्या है हमारी सांस में? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? बिना सांस के रह सकते हो क्या? इम्पोर्टेंट तो है ही, पर प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि दो का अगर ध्यान रख लो जिंदगी में ना, तो सारी समस्याएं खत्म है। तो अब सवाल आया कि दो क्या? एक तो चलो सांस हो गई, दूसरा क्या? तो दूसरा है सांस। सांस और सांस, अगर इन दो लोगों का ध्यान रख लो, दो पैरामीटर्स का या दो कंपोनेंट्स का या दो जो भी लाइफ में समझो, तो आधी से ज्यादा जिंदगी तो ठीक हो ही जाएगी, पक्की बात है। और जहां तक सांस की बात है, तो सांस लेने में ना एक्चुअली हमारी बॉडी के तत्व कंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो बॉडी का जो कंपोजिशन है, 5 सीड कंपोजिशन, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सांस की प्रक्रिया को समझने में। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें सांस की प्रक्रिया पे आप जो भी करते रहो उसका लाभ मिलेगा नहीं। मतलब उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिल सकता है। सांस आपको क्या दे सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। बट कंडीशन यही है कि सांस आपको अपने कंपोजिशन के हिसाब से ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका कंपोजिशन एक्स है और आप वाई के तरीके से उसको ब्रीदिंग को यूज करने की कोशिश करोगे, तो आपको लाभ तो मिलेगा, पर मामूली सा लाभ मिलेगा, बहुत कम लाभ मिलेगा। मे भी कह सकते हो 10-15%, 20%। पर ठीक है, अभी तो जीरो उठा रहे हो, जीरो लाभ उठा रहे हो, तो 15-20% भी काफी है। बट ये 70, 80, 90, 100 तक जा सकता है, provided you know your tattva composition, you know your composition of the body with respect to elements. अश्विनी जी, जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल एंड एक्सहेल, दैट्स इट। कोई भी तत्व कॉम्पोजिशन है हमारा, उससे क्या फर्क पड़ा? हम सांस तो ऐसे ही लेंगे, इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे। तो तत्व कॉम्पोजिशन कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आटे में गूंदना है और पानी मिलाते जाओ तो क्या होगा? कंगाली में आटा गीला। ये कंगाली में आटा क्यों गीला? पानी कम मिला लोगे तो आटा गीला थोड़ी होगा। आटे में जितना पानी रिक्वायर्ड है हम उतना ही मिलाएंगे, तो हमारे पास वैसा डो होगा, वैसा आटा होगा जैसा हमें चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब इतनी सिंपल सी बात है कि आटा कैसा है उसके ऊपर पानी कितना डालना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर तुम चावल का आटा लोगे और गेहूं का आटा लोगे या कोई किसी चने का आटा लोगे, तो इन सबके लिए कंपोजिशन अलग अलग होगा। फिर तुम्हें पूरी बनानी है, तुम्हें रोटी बनानी है, तुम्हें पराठा बनाना है, तुम्हें मठरी बनानी है, क्या बनाना है, उसके हिसाब से आटे को गूंदने का तरीका अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? तो फिर मेरे इस जवाब पे ऑब्जेक्शन क्यों है कि जब कंपोजिशन अलग अलग है तो कंपोजिशन अलग अलग रहेगा। तो तुम सांस इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो उसका फायदा उसी हिसाब से मिलेगा जैसा कंपोजिशन है। तो लोगों ने प्रॉब्लम क्या हुई, प्राणायाम क्यों फेल हुआ? अब मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं कि प्राणायाम क्यों फेल हुआ? एकमात्र कारण, क्योंकि हमें तत्वों का कंपोजिशन नहीं पता और हम कर रहे हैं सारे के सारे। तो किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ, किसी को कम फायदा हुआ। अब मैं
कपालभाति की ही बात करती हूँ, तो कपालभाति का जो प्रोसेस है वो एक ही है सबके लिए। हमें इनहेल करना है एंड देन स्ट्रोक्स में हमें एक्सहेल आउट कर देना है ऑल वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली जो ब्रीदिंग के लिए लोग बोलते हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो एंड गहरी सांस छोड़ो। इसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज ही कहाँ है कि हम अपने तत्व कॉम्पोजिशन को, जो भी आप कह रहे हैं 5 सीट कॉम्पोजिशन को, मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। ओके फाइन, आटा अलग है तो पानी का कॉम्पोजिशन अलग चाहिए, तरीका अलग होगा गूंदने का, लेकिन सांस लेने के तरीके में वेरिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब इंसान की हालत आटे से खराब है क्या ज्यादा? ये तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि सांस लेना इज नॉट आटा गूंदना। सवाल कंपोजिशन का हो रहा है और सवाल पानी मिलाने का हो रहा है। कंपोजिशन में पानी मिला रहे हो या बॉडी में ब्रीदिंग कर रहे हो, बात तो एक ही है। कर रहे हो यहाँ पर तो यही समझना पड़ेगा। यही जब तक नहीं समझेंगे, जब तक प्राणायाम जितना फायदा दे सकता है वो कभी नहीं देगा। प्राणायाम, स्वर योग, ये सारे के सारे फैक्टर्स तभी फायदा देंगे जब तुम्हें अपना तत्व कॉम्पोजिशन का आइडिया है, पता है उसके बारे में। उसके बिना तुम कुछ भी करते रहो तो तुम्हें लाभ एक लिमिट तक मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा नहीं। हमने देखा ये, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। शंख टेक्नोलॉजी, शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी जब यूज करते थे तो हमने पाया कि जो प्राणायाम सैर करते हैं तो उनकी वैल्यू करीब 50, 55, 60 आती थी। जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते थे वो 50 के आसपास रहते थे, जो कुछ नहीं करते थे वो 40, जिनको अस्थमा की टेंडेंसी थी वो 25, और जो लोग ठीक से प्राणायाम करते थे, ठीक से प्राणायाम करते थे तो उनकी वैल्यू 125 से ऊपर होती थी। ये आप किस चीज की वैल्यू बता रहे हैं? शंख माप, यूटिलाइजेशन ऑफ एयर। जैसे आटे में पानी मिला रहे हो तो आटा कितना यूज कर पा रहा है, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी मिला दोगे तो क्या होगा। ऐसे ही जो तुमने सांस लिया उसकी बॉडी ने कितना, तत्व कंपोजिशन ने कितना यूज किया, उसकी मेजरमेंट बता रहा हूं मैं ये प्रिसाइजली। तो वो मेजरमेंट बता रही है कि अगर तुम प्राणायाम बहुत ही ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वैल्यू 200 तक पहुंच जाती थी, 200, 250, पर वहां पर तत्व कंपोजिशन का केयर नहीं किया गया था। एक नॉर्मल प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया था, ठीक से सीखा, ठीक से किया, ठीक से अभ्यास किया, रेगुलर अभ्यास किया, तब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब हम लोगों ने सिस्टम बनाए, तत्व कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली हमने समझा, तो वैल्यू 350, 450 कुछ भी चली गई, 300 से ऊपर, जो कि प्राणायाम के केस में कभी भी नहीं गई, 250, 250 मैक्सिमम। तो ये बात समझने की है कि तत्व कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस ब्रीदिंग में कितनी है। आप सोच भी नहीं, ये बात समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एलिमेंट और तत्व के फर्क को नहीं समझते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम लोगों ने एलिमेंट्स और तत्वों को एक ही मान लिया है। हमने शरीर के कंपोजिशन को 5 सीड कंपोजिशन कभी समझा ही नहीं, कि तत्व कंपोजिशन जो है इंसानों का, दैट इज बेस्ड ऑन 5 सीड टेक्नोलॉजी, 5 सीड सिस्टम ऑफ नेचर। जी अश्विनी जी, हमें जो बताया जाता है, मेडिकल सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी में लंग्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, एंड ऑल दोज फंक्शंस एंड सिस्टम्स शुड वर्क प्रॉपर्ली, ओनली देन वी कैन रिमेन हेल्थी। अब इसमें 5 चीज, ये किसने कहा? लोग तो बिना किडनी के, एक ही किडनी से कब से सर्वाइव कर रहे हैं और इतना बढ़िया रह रहे हैं। हार्ट की ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 20-20 साल एकदम बिंदास रह रहे हैं वो। पर ऐसे एक्सेप्शन बहुत कम है, मतलब समझो मेरा, कि और वो भी हार्ट सर्जरी में गए। क्यों गए?
हार्ट सर्जरी में जाकर के 20 साल बिताए, बिना हार्ट सर्जरी में जाए 50 साल बिताते। एवरेज एज अगर तत्व कॉम्पोजिशन आधारित ब्रीदिंग पर चलते हो तो 125 इयर्स की एज कंफर्म्ड है, 100% श्योर है। ऑफ कोर्स अकाल मृत्यु इज नॉट कनेक्टेड, यानी एक्सीडेंट्स आर नॉट कनेक्टेड। कोई तुम्हें मार दे तो इट इज नॉट कनेक्टेड। अदरवाइज नॉर्मल लिविंग में आप इंसान की आयु कलयुग में मिनिमम 125 साल एवरेज पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ब्रीदिंग को तत्वों के आधार पर करेंगे। और ये जो 125 साल की एज मैं बता रहा हूं, उम्र बता रहा हूं, ये नहीं है कि आप बीमार होकर के पड़े हो। वैसे तो बीमार होकर पड़ोगे तो इतनी उम्र मिलेगी नहीं। टोटल हेल्दी लिविंग with happiness, this age is assured with happiness and with enjoyment. यही एग्जैक्टली मेरा आज का प्रश्न था कि ब्रीदिंग से एग्जैक्टली अंदर हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उस पर क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अभी जो बॉडी पे वेयर एंड टेयर आता है, जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट आता है, जो हमने कुछ गलत खा लिया उसका इम्पैक्ट आता है, मेंटली हम स्ट्रेस में है तो हमारा डाइजेशन बिगड़ता है। अब क्या हो गया ऐसा सांस लेकर या जो भी आप बता रहे हैं कि किस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है कि वी डोंट रिमेन sick and diseased? See, the simple answer to this is that जो भी प्रॉब्लम आती है बॉडी में, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्ट। बिकॉज हार्ट की प्रॉब्लम आई है तो आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो वेस्ट जमा हो गया। पेट की प्रॉब्लम आई है तो आपका वेस्ट जमा हो गया। इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपका वेस्ट जमा हो गया। आपको ब्रेन की कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो आपका वेस्ट जमा हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो लंग्स में पानी भर गया तो वेस्ट जमा हो गया, वेस्ट जमा हो गया तो पानी भर गया। एवरीथिंग इज, एवरी डिजीज, ईच प्रॉब्लम इज फाइनली jot down to waste collection in the body, and waste collected in the body is nothing but pollution in the body, and pollution in the body is nothing but you have more pollution in your internal body, that is internal climate. The environment of your body is affected by the pollution which you have kept in your body. You have not thrown away, and nature has given you the system of throwing away waste through breathing. Best system. Breathing you continuously you take, so it can throw the waste continuously out from your body. And if you are able to achieve that, then obviously you will have no waste left in the body at all. Means breathing ke through we are able to dispose of all the waste from our body, which is actually creating diseases in us. Naturally. Okay. Naturally. Okay, fine. Ashwini ji, I am a naturopath. और जो हमने समझा है कि there are all type of diseases, accumulation of waste in our body, जो solid form में है, उसको निकालने के लिए we need lot of practices जो effort मांगती हैं। सिर्फ ब्रीदिंग से गैस फॉर्म में हम सारे सॉलिड वेस्ट को कैसे बाहर निकाल पाएंगे? देन जो जैसे हार्ट डिस्टर्बेंसेस आती हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या कई बार आउट ऑफ स्ट्रेस हमारी बॉडी में, या हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, इन सब को भी हम ब्रीदिंग के थ्रू कैसे चेकआउट कर सकते हैं? देन एजिंग का असर सिर्फ इसलिए नहीं है बॉडी में क्योंकि वेस्ट इकट्ठा हो गया। क्या एजिंग सिर्फ यही है कि बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो गया? Naturally, it is all waste which is killing your body.
It is only the accumulation of waste killing your body, and maximum waste you collect through your thoughts. Try to understand what I am saying. Maximum waste you collect in your body is because of thoughts. Your thinking process, what you think, what you are keeping pending. If you keep pending the decisions, that is a waste which is not going out of your body at all. That is going to cause you brain stroke. That is going to give you aging. Keep pending the decisions. ये मैं समझ नहीं पाई, ये क्या है? यही तो कह रहा हूं ना कि ये चीजें समझ में ही नहीं आएंगी जब तक आप अपना तत्व कॉम्पोजिशन नहीं समझोगे. जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज ए वेरी वेरी बैड virus or germs or the parameter or the nature gifted something is given to each individual which pushes you to keep the decisions pending. कैसे होता है कि आपके मन में विचार आया कि मेरे को उसको गाली देनी है, और आपके जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ने कहा गाली देगा तो बढ़ेगी, बात बढ़ेगी, तो इसलिए उसको छुपा ले, चुप कर ले. अब क्या हुआ? डिसीजन आपने अपना पेंडिंग छोड़ दिया, और वो वेस्ट आपके सबसे पहले कहां बैठा वो वेस्ट जाकर के? कैन यू इमेजिन वेयर दैट वेस्ट इज सिटिंग? ऐसा वेस्ट हमें न्यूरो प्रॉब्लम्स देता है. एग्जैक्टली. तो ये वेस्ट बैठता है जाकर के आपके दिमाग में, ये वेस्ट जाकर के बैठता है आपके सेल्स में, ब्रेन सेल्स में. तो वो दैट स्टार्ट बिल्डिंग अप स्ट्रेस. तो आप समझो बात को कि जो आप सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हो, वो सॉलिड वेस्ट तो बहुत दूर की बात है. पहले ही आपने विचारों से अपने ब्रेन सेल्स को इतना डेड कर लिया, कि पोल्यूटेड कर लिया, कि वो आपकी जो सॉलिड वेस्ट है उसको आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा. और वही आपके पैरों में सूजन का कारण बनता है, टांगों में सूजन का कारण बनता है. कारण क्या है कि ये टांगों में पहले क्यों बनता है? सबसे पहले प्रॉब्लम लेग्स में आती है, एडी में आ जाएगी या पिंडलियों में आ जाएगी. तो ये यहां क्यों आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि ये यहां पर इसलिए आती है क्योंकि सबसे आर्टरी जो है आपकी, जो मेन नर्व है जो हार्ट से निकलती है, वो ब्रेन से होकर के और पैरों के नीचे तक जाती है. जाती है कि नहीं जाती है? एंड ब्लड इज ए कैरियर ऑफ वेस्ट. जो थॉट्स का वेस्ट है वो तो रह गया दिमाग में, और वो सबसे पहले जाकर के नीचे जमा हुआ पैरों में, टांगों में. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पैरों और टांगों में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वैचारिक वेस्ट बहुत ज्यादा जमा हो चुका है. अब वैचारिक वेस्ट, जिसको हम मॉडर्न भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, टेंशन कहते हैं, फियर कहते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज कहते हैं, ये वैचारिक वेस्ट जमा होना आज के इस लाइफस्टाइल में कोई हैरानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी. लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है? ओनली दैट वी कीप प्रैक्टिसिंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या व्हाट? नहीं. Tattva composition, sorry, I told you, anything you do, you have to first understand your composition. Very very important. Gender contradiction and entire composition, which includes gender contradiction, that you have to understand. Then only you should practice whatever you want to practice. Then only it will help. Otherwise things will not help you, not at all. क्या होता है? पैरों के तलवे में वेस्ट जमा होना चाहिए पहले, वो नहीं होता है, वो पिंडलियों में जाके जमा होता है. क्यों? क्योंकि व्हेन यू वॉक, तो जो तलवों का वेस्ट है वो थोड़ा सा मूव कर जाता है,
What does it mean? It means that physical exercise is necessary. और योगा प्राणायाम जो कपालभाति का तुमने नाम लिया, कपालभाति इसीलिए करी जाती है कि वो वेस्ट जो है वो पिंडलियों से ऊपर आकर लंग्स में आ जाए और निकल जाए। कपालभाति इसलिए इंपॉर्टेंट बताई जाती है, टू थ्रो योर वेस्ट। बट वैचारिक वेस्ट नहीं फेंका जा सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये ध्यान रखो कि अगर पिंडलियों में दर्द है तो समझ लो कि आपका वैचारिक प्रदूषण बढ़ चुका है, आपकी इंटरनल क्लाइमेट, इंटरनल एनवायरनमेंट की हालत काफी खराब है। और आप वॉकिंग करते हो तो आपकी तलवे ठीक है, पैर बचा लेते हैं अपने आप को, लेकिन वो सारा वेस्ट जो पैरों से तलवों से निकला है वो आपके यहां पर आ जाता है, पिंडलियों में आ जाता है। तो अश्विनी जी, आपने कहा कि तत्व कॉम्पोजिशन के थ्रू हमें ब्रीदिंग करनी है, ये बात मुझे जरा अभी तक क्लियर नहीं है। I didn't say only breathing, I said all the exercises. Anything, everything you do, you have to understand your composition, then only you have follow the exercise, then only you will get the benefit. Otherwise you will not get the benefit. मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक्चुअली प्राणायाम के एक्सपर्ट रहे हैं एंड ट्रेनर रहे हैं, बहुत उनकी जीवन भी तपस्या से भरा हुआ रहा है, लेकिन 50-55 की एज में आने के बाद उनको हार्ट डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो गई और उनको शायद बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। तो ये इसीलिए हुआ बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर अबाउट हिज तत्व कंपोजिशन। ऑब्वियसली 100% गारंटीड कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ वैचारिक प्रदूषण। आप जिसको वैचारिक प्रदूषण कह रहे हैं बेसिकली क्या है, क्योंकि उन पर्सन को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार तरह का उनकी पर्सनालिटी है एंड ही हैज बीन वर्किंग फॉर आवर नेशन एक्चुअली एंड मतलब पर्सनली मैं कहूंगी कि साधु जैसा जीवन है। यहाँ कहाँ वैचारिक प्रदूषण? नो, हियर द की इज लिविंग द डिसीजंस पेंडिंग के बहुत अच्छे हैं हम लोग और सामने वाले ने कुछ कह दिया तो वी डिडंट रिएक्ट इट, या सामने वाले को हमने ऐसा कुछ कह दिया उसको सही दिशा दिखाने के लिए जिसका के हमें बाद में पछतावा हुआ, हम सॉरी बोला उसको, हमने उसको सॉरी बोलना पड़ा। तो ज्यादातर जहां पर भी हमें सॉरी और थैंक यू बोलना पड़ता है तो देयर यू आर ट्राइंग टू लीव द डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन पेंडिंग का क्या मतलब हुआ? कई बार हमने कुछ गलत कहा या गलत किया तो वी फील बैड अबाउट इट, तो वी से ओ आई एम सो सॉरी, आई शुडंट हैव डन इट। इसमें डिसीजन पेंडिंग कहाँ है? क्योंकि काम तो हो चुका था ना, सॉरी डिडंट हेल्प। अब आप डिसीजन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? आप ये कह सकते हैं कि हमने नेगेटिव कमा लिया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। डिसीजन पेंडिंग का क्या मतलब है? डिसीजन कहाँ है यहाँ? डिसीजन ही तो पेंडिंग रहा कि तुमने जो कमा लिया वो जब गया ना जाकर के, अगर तुम उस डिसीजन को तभी ले लेते छोड़ यार तो काम खत्म हो जाता। सॉरी कहने के लिए तुम्हें कितनी एफर्ट करनी पड़ी होंगी, इमेजिन। थैंक यू कहने के लिए तुम्हें कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, सोचो। कभी सोचा ही नहीं इन बातों में। कई बार सॉरी एंड थैंक यू कम्स स्पॉन्टेनियसली। हम कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, किसी से हल्का सा ब्रश कर गया हमारा शोल्डर, विल से सॉरी, तो इट्स नेचुरल। हम कहीं पे पब्लिक प्लेस में हैं तो वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स एंड दीज आर पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। इसमें एफर्ट कहाँ है कि वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू से थैंक्स। Agreed, I am saying that. This is what I am trying to say, that sorry and thank you using it at every place is not a meaningful. I am trying to say except once in a while, okay, but when you put in efforts to, you will understand it automatically कि कब तुम्हें सॉरी कहने के लिए एफर्ट करनी पड़ रही है, ये तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा।
अपने आप आने लगेगा। अगर तुम अपना तत्व कॉम्पोजिशन जानते हो तो तुम्हें अगर गाली देने का विचार आया है तो तुम गाली तुरंत दे दोगे, तो डिसीजन पेंडिंग नहीं रहा, इट गोज ऑफ। बट एक्चुअली सड़क पे गाली देंगे, एक झगड़ा क्रिएट होगा, पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, इसका क्या बेनिफिट है? तो आप गाली दोगे क्यों? कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तभी तो गाली दोगे, नहीं तो गाली दोगे क्यों? ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हमारी डे टू डे लाइफ में बनती है। कुछ लोग गलत रोड पे जा रहे हैं, किसी ने गलत टर्न लिया है, या घर में किसी ने कुछ गलत कहा है, या ऑफिस में किसी ने कुछ गलत कहा है। हम हर समय हर किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। वी आर सिविलाइज्ड पीपल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। जब जहां मन किया वहां गाली दे। दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज डन। दैट इज नॉट डन। अगेन, I have never said that गाली देनी चाहिए. I never said that. But if situation demands, then what will you do? मैं यहां पर एक एग्जांपल दे सकता हूं, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। मेरे पास दो लोग आए, ये कोई 10-12 साल पुरानी बात है, 15 साल हो गए होंगे शायद। एक एग्जीबिशन लगी थी इंडियन हैबिटेट सेंटर में, तो वहां पर वो 50-60-70 स्टॉल लगे हुए थे, मेरा भी लगा हुआ था। तो वहां पर लोग देख रहे थे, सुन रहे थे मेरी हरकतों को। मतलब मैं जो भी मेरे पास आता उसको कुछ बता रहा था, कुछ कर रहा था। एवरीबडी यूज्ड टू लिसन, पता नहीं क्यों। तो एग्जीबिशन खत्म हो गई। 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया एक स्टॉल वाले का, कहते हैं जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा जी आ जाओ। मेरे को मतलब मैंने पूछा कि उन्होंने नाम बताया कि हम एग्जीबिशन में मिले, एग्जीबिशन में आपके स्टॉल के सामने से 3 स्टॉल छोड़ करके थे। मैंने अच्छा अच्छा, तो आ जाओ। फिर पूछने की क्या बात है यार, आप तो आ ही सकते हो, क्योंकि आप तो हम एक साथ भुगते हुए हैं, स्टॉल के पैसे दिए थे हमने और कुछ हुआ नहीं था। तो वो आया मेरे पास, 2 लोग थे। पता नहीं किस संस्था का स्टॉल था, मुझे याद नहीं है। मेडिटेशन ही कराते थे वो लोग नेचुरली। तो वो कहते हैं सर पिछले 5 साल से मेरा बिजनेस जो इतना बढ़िया चल रहा था चौपट हो गया। और वो गाड़ियों का एक्सपर्ट था। मतलब कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कार उसके हाथ में आ जाए तो वो दूर से देख के बता देता था, कि आवाज सुन करके बता देता था कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मतलब इतनी एक्सपर्टीज थी उसकी। 50-60 साल का उम्र होगी उसकी, 50-55 साल की। तो एक्सपीरियंस भी था, एक्सपर्टीज भी थी, और विश्वकर्मा वंशज था, यानी टेक्निकली मस्ट बी सुपीरियर। और वो कहता है जी 4-5 साल पहले तो विजय माल्या का नाम लिया उसने स्पेसिफिकली, कि किंगफिशर की सारी गाड़ियां मेरे पास रिपेयर होने के लिए आती थी। और विजय माल्या खुद मेरे को फोन करते थे कि यार ये गाड़ी मेरे को जल्दी चाहिए, ये देख लेना। उस लेवल का आदमी, उसका बिजनेस ठप हो गया। तो वो ठप विजय माल्या के देश छोड़ के जाने से नहीं हुआ। और उस टाइम तो शायद देश छोड़ा भी नहीं था। मैं तो 2000 कब की बात कर रहा हूं, 2006-2007 की बात कर रहा हूं। तो तब उन्होंने कहा 4-5 साल से मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप होता चला जा रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उनका कंपोजिशन देखा और मैंने कहा कि एक बात बताओ, तुम पहले गाली कितनी देते थे? कहते बिना गाली के तो कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं था मेरा। मैंने कहा कब से बंद करी? कहते जी 3-4 साल हो गए। दैट्स इट। वो समझ गया, एक्चुअली वो समझ गया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे को कैसे पता लग गया कि वो गाली उसने देनी बंद करी या गाली देता था? उसके तत्व कॉम्पोजिशन ने बताया मेरे को। मतलब हम किसी को गाली दें और वो ऑफेंडिंग फील करे तो हम उसको कहें सॉरी माय तत्व कंपोजिशन डिमांड सो, तो मुझे तो गाली देनी है, आप इसके साथ बेयर करिए प्लीज। वी कांट से दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको एग्जांपल, फिजिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। और ऐसे सिस्टम, उसने रेमेडी मेरी वाली नहीं ली ना। देखो, अगर वो मेरी रेमेडी को ले लेता तो उसको ये प्रॉब्लम आती नहीं।
उसने रेमेडी मेरे वाली ले ली, उसने सिर्फ उसको समझ आ गया कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, और उसके बाद वो आज मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, आज तक उसने मेरे को फोन भी नहीं किया, कांटेक्ट भी नहीं किया। और मेडिटेशन का एक्सपर्ट वो इतना था कि ही वाज टेकिंग ओनली 2 to 3 minutes टू गो इनटू मेडिटेशन इमीडिएटली। उसकी इतनी एक्सपर्ट, क्योंकि टेक्निकली ही वाज वेरी स्ट्रांग, सो ही कुड यूज दैट टेक्नोलॉजी टू गो इनटू मेडिटेशन। अब उनके साथ एक और साथी आए हुए थे, उनका काम ही यही था, वो जिस तरह की जॉब में थे वो, उसमें उनका काम ही यही था, और उनको सस्पेंड कर दिया गया था जॉब से इसी कारण। काम ही यही था मतलब डांटना, गाली देना, डांट बहुत लगाते थे वो, डांट बहुत लगाते थे वो। होगा कुछ काम ऐसा, मुझे नहीं पता, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो दोनों एक साथ आए थे, दोनों की एक ही प्रॉब्लम निकली। कहते मैंने पूछा उनसे, डांट लगाना कब से बंद किया? कहते जी 2 साल हो गए। मैंने सस्पेंड कब हुए थे? 2 साल हो गए। दैट वाज सरप्राइजिंग। उन्होंने डांट लगाना बंद किया इसलिए सस्पेंड हो गए, या सस्पेंड इसलिए हो गए क्योंकि वो डांट ज्यादा लगाते थे? डांट ज्यादा लगाते थे। तो मैं कह रही हूँ कि गाली देना या डांटना, किसी को इस तरह बोलना, ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये एक्सेप्टेबल होना भी नहीं सोल्यूशन चाहिए, सॉरी, एक्सेप्टेबल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा, वो नहीं किया ना। आप कह रहे हैं कि उसके लिए कोई ऑल्टरनेट हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं? ऑल्टरनेट नहीं नहीं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम समझी, बस बात खत्म हो गई। दे डिडंट आस्क फॉर रेमेडी। Try to understand what I am saying. They only got diagnostics and they never came back. जी। तो बात हो रही थी ब्रीदिंग का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट की, जिसमें आपने बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट कम हो जाता है ब्रीदिंग अगर हम ठीक से करते हैं, बट हमारे तत्व कंपोजिशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कुछ तत्व कंपोजिशन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए गाली देना एब्सोल्युटली जरूरी होता है। खाली ये नहीं है, कई कई तत्व कंपोजिशन तो ऐसे देखे मैंने जो कि बहुत इंटेलिजेंट है पर डम्ब है। नहीं समझ आया ना? See, they are very intelligent when they are sitting with somebody, and they are dumb if they are not sitting with the right person. That is the key. They are very intelligent when they are sitting with the right person and discussing something, but they are totally dumb when they are not sitting with the right person. ऐसे कॉम्पोजिशन भी है, ऐसे कॉम्पोजिशन भी मैंने देखे कि जो इतने डायनेमिक है, इतने एडजस्टेबल है कि अपना सत्यानाश हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता उनको। बाद में रियलाइज होता है कि ये क्या हो गया, पर दूसरे की हेल्प एक उस लेवल तक कर देते हैं कि अपना भी सत्यानाश कर लिया उन्होंने, तो वो दूसरे की हेल्प करने लायक नहीं रहे। तो दूसरे वाले को विश्वास नहीं रहा कि उसने कहा कि जब जो आदमी अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता, वो मेरी क्या हेल्प करेगा। ऐसे कंपोजिशन भी देखे मैंने। जी, अच्छा, ऐसे कंपोजिशन भी देखे मैंने who were very very good troubleshooters but they were failure in life because they had many ideas, they had too many ideas. वो कहते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल ले, तो जिसके पास 100 आइडिया है उसकी तो जिंदगी बदल ही गई। तो उसकी जिंदगी ये बदली कि उसके बाद बेचारे के पास जो था वो भी उसने खो दिया। कि he started experimenting with all the 100 and he started living in a miserable life.
The person who could solve problem of 100 people started living miserably because he started experimenting with 100. एक फीमेल थी, वो कहती है मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसका मैंने दोनों का कंपोजिशन देखा, तो कहती है, मैंने कहा कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, कहती है हाँ, आई ट्राई टू गिव माई 100% बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड। अब ये बात बताओ, अगर तुम अपना 100% दे रहे हो और तुम्हें डायरेक्शन पता नहीं है कहां देना है, तो सामने वाले को मिलेगा क्या? Everybody tries to give their 100% in their career and in their relations. इसमें डायरेक्शन कहाँ है अश्विनी जी? We give our best. We are supposed to give our best. हमें ये सिखाया जाता है। इसमें डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन का स्कोप ही कहीं नहीं। अगर तुम हर चीज में 100% दे दोगे, हर चीज में 100% दे दोगे, तो तुम्हारे पास बचा क्या? तुम तो बीमार हो ही गए ना फिर। हाउ कैन यू गिव 100%? It is not even practically possible, not even theoretically possible. So you are living in a myth. That is called mithya. That is called myth. कि मैंने अपना 100% दे दिया। कितने सारे 100% है तुम्हारे पास जो दे दोगे तुम? इसलिए कंपोजिशन को समझे बगैर कुछ भी करोगे तो नुकसान देगा, वो पक्की बात है, नुकसान देगा ही देगा। हाँ, यहां पर मैं एक चीज कहता हूं, हो सकता है तुक्के से तुम अपने तत्व कंपोजिशन के हिसाब से चल रहे हो, पर अगर वो है तो वो तुक्का हर जगह लगने वाला नहीं है। जी अश्विनी जी, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने लोकेशन चेंज किया, जैसे एक नए घर में शिफ्ट किया, या नए ऑफिस में गए, या एक नई रिलेशनशिप में आए, दे स्टार्ट फेलिंग मिजरेबली। उसको अगर हम अकल्ट साइंसेस के एंगल से देखते हैं तो लगता है कि इनके घर में वास्तु दोष है, या इनको ना इस पर्सन के ग्रह नहीं सूट किए। अभी अभी हाल फिलहाल में ही एक केस के बारे में मैं सुन रही थी कि एक पर्सन की एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के एक महीने बाद सडनली उनकी मदर की डेथ हो गई। 2-3 दिन का गैप रहा एंड शी जस्ट वेंट अवे। देन उनके फादर डिप्रेशन में आ गए। देन उनके फादर का भी एक एक्सीडेंट हो गया। तो नाउ दैट पर्सन वाज वेरी वरीड कि अब मैं क्या करूं, माय लाइफ इज टोटली स्पॉइल्ड। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि उस लड़की के ग्रह इतने हैवी थे, इतने डिस्टर्बिंग थे उस फैमिली के लिए कि उस फैमिली को डिस्टर्ब कर गए। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली से। ऐसे ही किसी पर्सन ने कहा कि हम उस घर में शिफ्ट किए तो तब से बीमार रहने लगे, एंड दैट इज अ फैक्ट। आई हैव सीन सच केसेस रियली, कि एक घर में शिफ्ट किए तो अचानक से हेल्थ डिस्टर्बेंसेस आने लगी, और डॉक्टर, किसी वास्तु वाले ने कहा कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। तो ये यहाँ पे कहाँ तत्व कंपोजिशन रोल प्ले कर रहा है? मेरा तत्व कंपोजिशन जन्म से वही है और वही रहने वाला है। तो हाउ एनी सराउंडिंग इज इम्पैक्टिंग मी, हाउ दिस इज हैपनिंग? वही बात आ गई ना कि आटे में पानी डाल रहे हो, पूरी का आटा बनाना है और पानी से गूंद रहे हो तो कैसे बनेगा? मठरी का आटा बनाना है तो पानी से गूंदोगे तो कैसे मठरी बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए तत्व कंपोजिशन अगर तुम्हारा ठीक है तो वास्तु दोष तुम्हें डिस्टर्ब कर नहीं सकता। अगर तुम तत्व कंपोजिशन के हिसाब से मकान ले रहे हो, जगह ले रहे हो, स्थान ले रहे हो, तो तुम्हें वास्तु दोष कभी डिस्टर्ब कर नहीं सकता। स्थान तुमने बदला है और अपने तत्व कंपोजिशन को मैनेज नहीं किया उसके हिसाब से, तो नेचुरल सी बात है कि वो वास्तु दोष ही कहलाएगा। जबकि दोष तुम्हारे अंदर है, तुमने अपने तत्वों को ठीक से हैंडल नहीं किया, उस जगह पर जाकर के कैसे हैंडल करना था। जी, जगह का भी इम्पैक्ट पड़ता है हम पर। बताया ना कि कहीं पर पानी हार्ड है, कहीं पे पानी सॉफ्ट है, कहीं पे पानी कैसा है, कहीं पे पानी का कंपोजिशन कैसा है, कहीं पे पानी का कंपोजिशन कैसा है, तो उसी के हिसाब से आटा गूंदने में आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ना। जी,
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम किसी नई जगह पे या कोई चेंज अपनी लाइफ में बड़ा चेंज करने वाले हैं, तो वी शुड कंसल्ट सम एक्सपर्ट कि क्या ये चेंज हमें सूट करेगा कि नहीं। जैसे भारत में एक परंपरा रही है कि शादी से पहले कुंडली मिला लो। हालांकि उसका कितना इम्पैक्ट होता है, बेनिफिट होता है या नहीं, मेरे लिए कहना मुश्किल है। बट क्या ये प्रैक्टिस इज अ गुड प्रैक्टिस? शुड वी फॉलो सच तो काइंड ऑफ हियर आई प्रैक्टिस? विल से, सी हियर आई विल से दैट तत्व कॉम्पोजिशन अगर मैच कराओगे तो शादी फेल नहीं होगी। तत्व कॉम्पोजिशन अगर तुम्हें पता है और उसके जो रेमेडी प्रोसीजर्स है वो अगर तुम अडॉप्ट करोगे तो जगह विल बिकम इमटेरियल। wherever you live doesn't matter. Shift the composition, shift all the problems to your composition and manage it in yourself, then you will find no disturbance anywhere. You understand what I'm saying? कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम ये मानकर चलो कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हारे तत्व कंपोजिशन में डिस्टर्बेंस की वजह से आ रही है, और उस तत्व कंपोजिशन को मैनेज करना सीख लो तो तुम कहीं पर जाओ, कहीं पर रहो, कुछ भी खाओ, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम कॉल्ड ऐशो धर्म। ऐशो धर्म, ऐशो धर्म वे ऑफ लिविंग में अगर तुम आते हो तो वहां पर तुम अपना तत्व कंपोजिशन को हमेशा ऐसा रखोगे कि आप कहीं भी जाओ आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आपने अश्व धर्म के बारे में बात की, इसके बारे में मैंने भी सोशल मीडिया से जाना है। धर्म के बारे में आपने कल भी बताया, धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग। और एक छोटा सा क्वेश्चन मन में आया था फीमेल कम्युनिटी के बारे में। फीमेल का जो मंथली साइकिल है उसको हिंदी में मासिक धर्म कहा जाता है। वाई धर्म वर्ड इज अटैच्ड विथ सच काइंड ऑफ थिंग जिसको नॉर्मली हम इम्प्योर मानते हैं। इट्स एक्चुअली डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस ऑफ फीमेल। Again, see the word dharam, you have to understand dharam means way of living। तो उसका मासिक धर्म आएगा, उसको मासिक धर्म कहा इसीलिए गया है कि नाउ इट इज वे ऑफ लिविंग, इट इज योर वे ऑफ लिविंग, सो टेक केयर दैट योर waste should not disturb others. That is the key. It is a way of living. इसीलिए मासिक धर्म कहा गया है उसको, क्योंकि अब ये हर महीने आएगा और ये वे ऑफ लिविंग तुम्हारा अब ये हो गया है। इसलिए यू टेक केयर, यू हैव टू टेक प्रिकॉशन दैट दिस वेस्ट यू आर थ्रोइंग शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। हिंदी में ही इसको इसके साथ धर्म वर्ड अटैच किया है। और हिंदू कम्युनिटी में ही धर्म की परिभाषा जो मैंने सीखी, समझी है, देखी है कि हम एक पर्टिकुलर पूजा का रूटीन फॉलो करते हैं या मंदिर जाते हैं या कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं जिसमें द फीमेल हु इज ऑन हर साइकिल इज नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि आप धर्म के काम में तब वो एक्चुअली ये गलत समझा ना। भक्ति, पूजा, मंदिर जाना धर्म नहीं है, वो पंथ है, पंथ, पथ। आप रास्ते पर चल रहे हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो पूजा की पद्धति है वो एक। इट इज नॉट धर्म। धर्म इज वे ऑफ लिविंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे तो धर्म मीन्स वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका है। तरीका आप जो भी आप अपना लो, ये कोई वो नहीं है नेचर गिवन तरीका है तो वो धर्म तो हो ही गया ना। प्रकृति ने तुम्हें ये धर्म दिया है। ब्रीदिंग is a way of living, but if you can take breathing the way you want। प्राणायाम तुम जैसा मर्जी कर सकते हो, जो सा मर्जी कर सकते हो, बट जो नेचर ने दिया है वे ऑफ लिविंग वो ब्रीदिंग दिया है। लेकिन सांस तुम लोगे किस तरीके से वो तुम्हारी मर्जी है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सांस हम लेते हैं, श्वास, ये भी एक धर्म है, मजबूरी है, प्रकृति का दिया हुआ धर्म है। जैसे मासिक धर्म प्रकृति का दिया हुआ है, कॉल ऑफ नेचर है, ऐसे ही ब्रीदिंग जो है वो भी सांस प्रकृति ने दिया है सिस्टम।
आंखों से देखना है, ये भी प्रकृति ने दिया है कि आंखों से देखना है, नाक से सूंघना है, कान से सुनना है, पर सुनो तुम जो मर्जी, देखो तुम जो मर्जी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सूंघो तुम जो मर्जी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन सूंघना नाक से ही संभव है, देखना आंख से ही संभव है, सुनना कान से ही संभव है। तो ये धर्म है, आंख का धर्म है दिखाना, नाक का धर्म है सूंघना, जबान का धर्म है बोलना और स्वाद चखना, और कानों का धर्म है सुनना। तो धर्म शब्द को समझो। धर्म मीन्स वे ऑफ लिविंग, ऐशो धर्म मीन्स ऐशो धर्म वे ऑफ लिविंग। हमारी पता नहीं है हिंदू संस्कृति का एक कल्चर रहा है या सनातन संस्कृति का कि सुबह सुबह उठ के स्नान करना है, स्नान करके ही भोजन ग्रहण करना है या इवन किचन में जाना है। फीमेल्स के लिए ये एक नियम था रहा है कि आपको सुबह स्नान भी करना है। अब यहाँ गुरु संदीपनी का भी एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि वे भी सुबह सुबह स्नान के लिए जाते थे, तो वो शायद गोमती नदी पर जाते थे, जबकि वो उज्जैन में रहते थे। तो जो ये स्नान करने का एक नियम बनाया हुआ है कि आप जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक आप अन्न जल ग्रहण ना करें, ये भी एक धर्म का हिस्सा है। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ लिविंग, या ये क्या है? एक्चुअली ये वे ऑफ लिविंग जोड़ा गया टू लीड ए हेल्दी लाइफ, गुड लाइफ फॉर सेल्फ। सुबह अगर तुम नहाने की प्रक्रिया को समझो, when you are taking bath, you are alone with yourself, you are there with your body, so you can clean it best at that time. So there are procedures, if you use them, then you can understand that how fresh you feel when you are out from the your bathing exercise, bathing procedure. Bathing exercise, bathing is a exercise, it is a kind of yoga, full-fledged yoga. You can do it during bath. Swimming के लिए लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? But you have to learn. ऐशो धर्म में यही बताया गया है कि जो तुम्हारा वे ऑफ लिविंग है वो अगर ये रखोगे, ऐशो धर्म के हिसाब से रखोगे, तो तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कैरियर वेल, यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली बेस्ट। जी, तो द सॉल्यूशन, जो समस्या है बेसिकली आज की डेट की, जहां से हमने आज बात करनी शुरू की कि स्ट्रेस कई तरह का हमारी लाइफ में रहता है, जो कि आपने बताया कि दिस इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, जिसको हम ब्रीदिंग के थ्रू ठीक रख सकते हैं। बट यहाँ हमें अपने तत्व कंपोजिशन के बारे में पता होना जरूरी है, और इस कंफ्यूजन से बाहर आना होगा कि हम कोई पंथ को फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर अस। आई मीन, मैं यहाँ पे ये समझ रही हूँ कि धर्म का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है? व्हाई डू वी नीड एनी धर्म एट ऑल? धर्म और रिलीजन, जो वे ऑफ लिविंग, धर्म इज वे ऑफ लिविंग दैट एवरीबडी फॉलोज। व्हाई? बिकॉज जिस एरिया में तुम रह रहे हो जो मिलता है वही तो खाते हो, तो वे ऑफ लिविंग तो वो हो ही गया ना, तो धर्म तो तुम फॉलो कर ही रहे हो। धर्म अपने लिए होता है। देखो एक रूल, फंडामेंटली वन रूल, धर्म इज फॉर सेल्फ, रिलीजन मे बी फॉर ग्रुप, फॉर कम्युनिटी, बट धर्म इज ऑलवेज फॉर सेल्फ। जी, तो अपने लिए हम वे ऑफ लिविंग तो जाने अनजाने कोई ना कोई डिफाइन करके ही रखते हैं, हर कोई, नेचुरली, हर पर्सन। बिल्कुल। एक भिखारी भी है सड़क पे तो उसका भी अपना एक वे ऑफ लिविंग है।
लेकिन हम कौन सा वे ऑफ लिविंग अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारा फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। ट्रू। जैसे हम बच्चे के लिए वे ऑफ लिविंग सेट करते हैं कि यू हैव टू गो टू स्कूल डेली, यू हैव टू टेक बाथ एंड व्हाटएवर। अब इसमें आपने जो बताया है कि तत्व कॉम्पोजिशन के बारे में जाना, तो अपने तत्व कॉम्पोजिशन के बारे में जानकर क्या हमारा धर्म भी वेरी करेगा, हमारा वे ऑफ लिविंग भी वेरी करेगा? नेचुरली। नेचुरली। तो हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू कमेंट दैट ऐशो धर्म इज अ यूनिवर्सल रिलीजन और यूनिवर्सल धर्म, या वो यूनिवर्सल कैसे हो गया? ब्रीदिंग इज यूनिवर्सल। तरीका सबके लिए अपना अपना है, बिकॉज आपने कहा कि सबका तत्व कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो ऐशो धर्म के हिसाब से तरीके की बात ही नहीं कर रहा हूं ना मैं। हियर आई एम नॉट टॉकिंग प्रोसीजर। भूख लगना इज यूनिवर्सल, आंखों से देखना इज यूनिवर्सल, कान से सुनना इज यूनिवर्सल, मुंह से बोलना इज यूनिवर्सल, टेस्ट करना इज यूनिवर्सल। तो सब चीजें तो यूनिवर्सल है ही। use them properly, use them in such a way that your tattva composition is also universal. There are 5 seeds only each human being is made up of. So Asho Dharma is purely universal because it is working on your universal parameters. It is conveying you the procedure as per your parameters. That is the key. जी। तो ऐशो धर्म इज बिकम्स यूनिवर्सल बिकॉज ये हर पर्सन को उसके पैरामीटर्स के बारे में बता रहा है। तो हर पर्सन एक ऐसा वे ऑफ लिविंग अडॉप्ट कर रहा है जिससे रिजल्ट सबको वही मिलेंगे जो एक्चुअली हमें चाहिए, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग। Breathing also has to be done as per the Asho Dharma way. जी। सब कुछ इंक्लूडेड हो गया आई थिंक। हमारी ब्रीदिंग, हमारा स्लीपिंग, हमारा बेदिंग, हमारा ईटिंग, इवन हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा बिहेवियर, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड क्योंकि रिजल्ट हमें हर चीज के मिलते हैं। राइट। और जिसके लिए जरूरी है वो गाली भी दे, अदरवाइज बीमारी आने के चांसेस हैं। नहीं आएगी, चांसेस नहीं है, आएगी। पेंडिंग डिसीजन, पेंडिंग छोड़ना मीन्स आएगी। डिसीजन पेंडिंग छोड़ने का मतलब जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि हमारा कोई इमोशन अंदर जनरेट हुआ एंड वी डिडंट थ्रो इट आउट, हमने उसको निकाला नहीं। इमोशन वाज लेफ्ट देयर ओनली, वी कुडंट एक्ट अपॉन इट। That's what. That is what you are saying, decision pending. तो अश्विनी जी, ऐशो धर्म और लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब, इसके बारे में बहुत से डिस्कशंस करने बाकी हैं। अब टीनेजर्स की समस्याओं को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन से ही डिपेंड करता है हमारा अपना फ्यूचर। एंड वी हैव रियली वर्क फॉर आवर टीनेजर्स नाउ, इट इज हाई टाइम। और आज के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत हुआ, लेकिन अपनी यंग कम्युनिटी के लिए बातचीत हम, अगर आपकी आज्ञा होगी तो कल आपसे डिस्कस करेंगे about what about our teenagers, how we can make sure that they have a good life and they don't suffer. इसके बारे में आपसे कल डिस्कस करेंगे। तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय कृष्ण। जय कृष्ण। अश्विनी जी से बातचीत हो रही थी स्ट्रेस पर, बातचीत हो रही थी ब्रीदिंग पर, बातचीत हो रही थी ऐशो धर्म पर। वे ऑफ लिविंग आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन रिजल्ट्स जैसे चाहिए वैसा ही वे ऑफ लिविंग आप अडॉप्ट करें। ये जरूरी भी है, ये मजबूरी भी है हम सबकी। नेचुरली वी डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड, हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हों, बीमार हों या स्ट्रेस में रहें। तो ऐशो धर्म इज द ओनली चॉइस। दिस इज नाउ अवेलेबल, ओपन फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही। कुछ ना कर भैया को प्रणाम। आप सब के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।